बारिश में बहू की 150 लोगों वाले ससुराल में पहली रसोई। तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और नई नवेली बहू लाल साड़ी और गहने में बड़े बड़े 3 चूल्हे पर खाना बना रही थी। बड़े से चमचे से पतीले की सब्जी को चलाती है। हे भगवान, ये खाना बनाना कितना मुश्किल है। इतने बड़े पतीले में सब्जी चलाना कितना मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है मैं कहीं शादी करके फंस तो नहीं गई इस घर में। नहीं शादी कर रही थी, वही अच्छा था। अरे बहू, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। खाना कब बना कर लाएगी? आज 150 साल बाद? बस लाई मौसी जी। ठीक है, जल्दी बना और उसके बाद बारिश में कुछ चाय पकौड़े। ऐसा कहकर मीनाक्षी चली जाती है और तेज हवा के चलते एक चूल्हे की आग बुझ जाती है, जिसे जलाने के लिए पूजा फिर से मशक्कत करने लगती है। बार बार माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। हे भगवान, एक तो ये माचिस, ऊपर से ये बारिश और हवा, दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मेरे ससुराल का पहला दिन, पहली रसोई ऐसे जाने वाली है। आखिर हैं कौन ये लोग, कहाँ से आते हैं? सोच कर देखो, कोई इतनी बारिश में इतना सारा खाना कैसे बना सकता है? पूजा दोबारा से माचिस की तिल्ली जलाकर चूल्हा जलाती है। वो उसमें और कागज उपला डालती है, तब जाकर थोड़ी गीली लकड़ियां आग पकड़ पाती हैं। आखिर ये नई बहू कौन है जो कि इतनी बारिश में इतना सारा खाना बना रही है, वो भी ससुराल के पहले दिन? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलें, जहां पूजा इंटरव्यू देने के लिए अच्छे से सूट में छाता लिए बारिश में निकली थी, फोन में टाइम देखकर। आज तो पूजा, तुझे लेट होने से कोई नहीं बचा सकता। बस जल्दी से गाड़ी मिल जाए, वरना मेरा इंटरव्यू मिस हो जाएगा। इस टाइम मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। घर में पापा का सहारा बनना है, छोटे भाई को पढ़ाना है। तेज हवा से पूजा का छाता उड़ने वाला होता है और पूजा उसे कस के पकड़ती है। साइड में लगी गाड़ी से अंकित ये सब बैठा देख रहा था। इतनी प्यारी लड़की है और परेशान भी, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। इसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है। अंकित गाड़ी से बाहर निकलकर पूजा की तरफ आता है। इतने में बच्चों की एक स्कूल वैन कीचड़ में फंस जाती है। बच्चे रोने लगते हैं। अरे ये गाड़ी कैसे निकालूं? बच्चे रो रहे हैं। अरे बच्चे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब पूजा बिना सोचे अपना छाता छोड़कर गाड़ी में धक्का लगाने के लिए पहुंचती है। तभी अंकित भी आकर मदद करने लगता है। अंकित उसे देखता ही रह जाता है। ऐसे मुस्कुराकर क्या देख रहे हो? थोड़ा जोर लगाओ, गाड़ी को गड्ढे से निकालना है। बच्चे, रोना नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। जी जी जी। आखिरकार गाड़ी कीचड़ के गड्ढे से निकल ही जाती है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भैया आपका भी। ड्राइवर गाड़ी में बैठ जाता है। बच्चे खुश होकर पूजा को बाय करते हैं। इतने में अंकित, अरे कमाल है, आपको इतना लेट हो रहा था लेकिन अपनी परवाह न करके अपने दोस्तों की चिंता की। इतनी बारिश में खुद भीग गई लेकिन बच्चों को नहीं भीगने दिया। जिसे दूसरों की चिंता हो उसे बारिश नहीं रोकती। चलिए मैं आपको आपके इंटरव्यू के लिए छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है? आप मेरी बात सुन रहे थे? हाँ, वो मैंने रैंडमली आपकी बात सुन ली। सॉरी, आई कैन ड्रॉप यू। उप्स, लेकिन आपके कपड़े गीले हो चुके हैं और थोड़ी कीचड़ भी लग गई है। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन आज मुझे जॉब की बहुत नीड थी और अब वो जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई। दोबारा जॉब लग जाएगी, आप कहो तो मैं बात करूं? नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। पूजा घर वापस आती है और अंकित भी उसके बारे में सोचता हुआ घर पहुंचता है। यार क्या लड़की है वो। मैं अपने घर आ गया लेकिन उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, आप तो गाड़ी लेकर गए थे, फिर भीग कैसे गए? अरे बस एक लड़की, मेरा मतलब मैं किसी की मदद कर रहा था तब भीग गया। एक लड़की? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं उसकी मदद कर रहा था। एक लड़की भी मदद कर रही थी। ओके ओके भैया। वहीं पूजा अपने घर पर। क्या हुआ मेरी बच्ची, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरा तो इंटरव्यू था ना, और भीग भी गई तू तो छाता लेकर गई थी। अरे माँ, जिस इंटरव्यू में जाना था वहाँ के लिए तो मैं लेट हो गई, क्योंकि बीच रास्ते में छोटे छोटे बच्चों की वैन कीचड़ में फंस गई थी। अब उन्हें नजरअंदाज करके कैसे जाती? मासूम बच्चों का सवाल था। कोई बात नहीं, हमारी बच्ची ने अच्छा काम किया है, उसे भी उसकी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। हाँ, मैंने एक जगह और नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पूछती हूँ। दीदी, मैं 11th क्लास में हूँ। मुझे न्यू बुक्स और कुछ प्रैक्टिकल फाइल लेकर आनी है और स्कूल में 10 दिन में बनाकर सबमिट करनी है। आप कब दिलाओगे ये सब मुझे? एक बच्चे से पूछा था मैंने, वो सारी फाइल 1100 रुपए में लाया है। इसकी स्टार्टिंग की 11वीं क्लास में सिर्फ फाइलों का 1100 का खर्च है, और प्रैक्टिकल की चीज, स्केच, पेन, बुक्स, रजिस्टर, इन सबको कुल मिलाकर 3-4 हजार का और खर्चा है। मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना ही होगा। दीदी, आप मेरे बारे में ही सोच रही हो ना मन में भी?
अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब कर लूंगी। बारिश का मौसम हो रहा है। माँ, मैं पकौड़े बना दूं हम सब के लिए? हाँ बेटा, बना दो, मैं तो तुझसे कहने ही वाला था। बारिश होती है, पूजा चाय पकौड़े बनाकर लाती है और अपने भाई और माता पिता को देती है। वाह 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 दीदी, आपके बनाए हुए हाथ के पकौड़े बहुत टेस्टी हैं। देखना, जहाँ भी आपकी शादी होगी ना, मेरी तरह लोगों का पेट तो भर जाएगा लेकिन मन कभी नहीं भरने वाला। ये तो है। चुप कर रोहन के बच्चे। और मम्मी, आप भी हंस रहे हो। ऐसा मुझे कोई भी खाने वाला इंसान नहीं चाहिए जो मेरे हाथ की चीजों को खाता जाए और उसका पेट भी ना भरे। मैं ऐसे कब तक बनाऊंगी? तब परिवार के सारे लोग एक साथ बोलते हैं, जब तक सबका मन न भर जाए। जब तक सबका मन ना भर जाए। सब एक साथ हंसने लगते हैं। अगले दिन पूजा आंगनवाड़ी जाती है। मैडम जी, आपने बोला था ना यहाँ पर 10वीं 12वीं पास लड़की चाहिए। बच्चों को संभाल सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ। ठीक है, ये सब तो मुझे बच्चों को हैंडल करके दिखाओ और इस फॉर्म को भर दो। इसका वैसे ऑनलाइन प्रोसेस होता है। भरा था? जी, मैंने भरा था। फिर पूजा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, संभालती है, उन्हें पोएम सिखाती है और खाना बांटने का काम भी अच्छे से करती है, जिससे ज्योति वहाँ की इंचार्ज उसके कामों को पसंद कर लेती है और अगले दिन से नौकरी करने लगती है। पूजा वहीं जाने लगती है और बच्चों को दोपहर के 3 बजे पढ़ाकर खाना बांटने के बाद घर जाती थी। तब रास्ते में रोज रोज अंकित उसे देखने लगता है। रोज हिम्मत करता हूँ कि रोज उनसे बात करूं, लेकिन बात कर ही नहीं पाता। पर अब जाऊंगा। अंकित उनके पास जाता ही है कि उस वक्त पूजा का पैर फिसल जाता है और अंकित उसे संभाल लेता है। वहीं दोनों की आंखें दूर से मिलती हैं। इश्क लेता है कैसे इम्तिहान, इश्क में जियूं इश्क में मरूं, इश्क ही मेरा हाय रब्बा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बचा चुके हो। अपने ख्यालों से बाहर निकलिए। सॉरी, आपकी आंखें इतनी सुंदर है ना कि मैं उन्हीं में डूब गया। वैसे मेरा नाम अंकित है, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। और आपका नाम? आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी ही नाम जानना चाहते हैं? हाँ, मुझे तो लगा था हम दोस्त बन सकते हैं। इतने में एक तेज गाड़ी सामने से आती है। वो अंकित को पीछे करती है कि डिसबैलेंस होकर दोनों ही कीचड़ में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या जी, मैंने तो आपको कीचड़ में गिरने से बचाया था और आपने हम दोनों को ही गंदा कर दिया। सॉरी, मैं भी आपको बचाना चाहती थी, पर ये हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। चलिए, पनिशमेंट के तौर पर अब अपना नाम बताना पड़ेगा और दोस्ती भी करनी पड़ेगी। मुझे आपकी सजा मंजूर है। मेरा नाम पूजा है अंकित जी। मेरा घर पास में ही है। आप अपने कपड़े वहीं साफ कर लेना। ऐसा कहकर पूजा अंकित को अपने घर ले जाती है, उसके कपड़े साफ करवाती है और उसे गर्मा गर्म चाय पोहा बनाकर खिलाती है। इस तरह पूजा और अंकित में दोस्ती हो जाती है और रोज आंगनबाड़ी जाते हुए अंकित उसको देखता था, उससे मिलता था, बातें करता था। धीरे धीरे ये प्यार दोस्ती में बदल गया और वो बारिश के मौसम में भुट्टे खाने भी निकल जाते थे। पूजा भी अंकित को पसंद करती थी, साथ ही अपने आंगनबाड़ी की नौकरी में घर का खर्चा चलाकर अपने भाई का भी ट्यूशन लगवा दी थी। वहीं घर में अंकित मुस्कुराकर घूमता रहता था। एक दिन उसकी माँ सुरीली कहती है, क्या बात है अंकित बेटा, आजकल तो बहुत मुस्कुरा कर घूमता है। मेरे बेटे की मुस्कुराहट के पीछे एक लड़की का हाथ है। कौन है वो लड़की, बता तो। अरे नहीं माँ, कोई लड़की नहीं है। तो मुझे बता रहा है या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? तभी सुरीली अंकित के पास आकर उसकी गुदगुदी करने वाली होती है। इतने में अंकित पीछे जाकर अरे अच्छा ठीक है माँ, गुदगुदी मत करना, मैं बताता हूँ। बल्कि आपको डायरेक्ट आपकी बहू दिखा कर लाता हूँ। वैसे भी 3 बज गए हैं, उसकी छुट्टी होने वाली होगी। ये कौन सी नौकरी है जहाँ पर 3 बजे छुट्टी हो जाती है? चल मुझे दिखा के ला। तब अंकित बाइक पर अपनी माँ को बिठाकर उसके आंगनवाड़ी के रास्ते में ले जाता है, जहाँ से वो सूट सलवार में पर्स लिए आ रही होती है। देखो माँ, देखो, ये रही आपकी होने वाली बहू पूजा। बहुत सिंपल और प्यारी है। ये है, ये गरीब, इतनी सिंपल और गंवार, ये कैसे मेरे घर की बहू हो सकती है? माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। और आप उसे कपड़ों से जज नहीं कर सकती, वो पढ़ी लिखी है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगी। सोच लो आप, मैं तो उससे शादी करूंगा। फिर अंकित अपनी माँ को घर ले जाता है। वो मनीष को सब कुछ बताती है। आखिर में कुंडली मिलवाकर सुरीली रिश्तों के लिए मान ही जाती है। वो अपनी बहू के घर शगुन और रिश्ता लेकर जाती है, जहाँ सब कुछ बातचीत के बाद सुरीली अपनी शर्त रखती है कि शादी 2 हफ्ते में होनी चाहिए। लड़की वाले शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इस बात से दोनों, अंकित और पूजा दोनों खुश थे। फाइनली हमारी शादी हो रही है, वो भी बारिश के मौसम में। सच बताओ अंकित, कहीं तुमने कढ़ाई में तो नहीं खाया? मुझे नहीं पता था हमारे मन का कम्युनिकेशन इतना अच्छा है। वैसे मैं तो कढ़ाई में नहीं खाया, तुमने खाया है तो बता दो। धत धत।
पूजा शर्मा कर अंदर चली जाती है। अरे अरे कहाँ गई, शर्मा गई क्या? अरे तू खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहा है, चल। अरे कुछ नहीं पापा। बैठिए बैठिए, मेरी बेटी आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती ही होगी। इतने में पूजा गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाकर ले आती है। बहू के हाथ के खाना खाकर तारीफ करते हैं। 2 हफ्ते बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहां झमाझम बारिश होने के बावजूद भी सुरीली की हवेली में सजावट और हलवाई का काम चल रहा था। वहीं पूजा के घर उसकी हल्दी की रस्म की सारी तैयारी हो गई थी। हल्दी की सजावट बाहर ही की थी। इतने में बारिश आने लगती है तो तिरपाल से सब बचाया जाता है और इसी बीच उसकी हल्दी की रस्म और नाच गाना शुरू हो जाता है। नवराई माझी लाडाची गा, अवध हिला चंद्राची गा, नवराई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो। सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो, दीदी मुझे याद तो करोगी ना। हाँ, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। सब एक एक करके हल्दी लगा देते हैं कि एक छोटा बच्चा कीचड़ में फिसल जाता है। अरे बुआ मैं तो कीचड़ में गिर गया। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाती हूँ। और हंसी मजाक में सब हल्दी से कीचड़ में रंग जाते हैं। अरे बच्चों, आज हल्दी की रस्म थी, कीचड़ की रस्म नहीं। कोई बात नहीं, आपकी बेटी के चेहरे पर और ग्लो आ जाएगा। सब हंसने लगते हैं और रात को पूजा की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। इतने में तेज बिजली चमकती है और लाइट भाग जाती है। तब छोटे छोटे दिए जलाकर घर को रोशन किया जाता है और पूजा की मेहंदी पूरी होती है। अगले दिन सुंदर से फूल और केलों के पत्तों से मंडप सजाया जाता है और उसके ऊपर तिरपाल का टेंट लगाया जाता है। इतने में बारात भी हवेली से निकल जाती है और शादी में आए 150 लोग नाचते गाते आते हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। वाह, शानदार बारात जा रही है मेरे बेटे की। मनीष अपने बेटे की बारात पर खूब पैसे उड़ाता है। इतने में आगे जाकर ट्रैफिक जाम मिल जाता है, जहां बारिश के पानी की वजह से रोड बंद था। अरे ऐसे तो मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे कुछ तो कीजिए, 150 बाराती फंसे हुए हैं, हमें मंडप पर पहुंचना है। इतने में अंकित को 3 खाली ट्रक वाले दिखाई देते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई साहब, मेरी शादी है, आपके पास ट्रक है? ऐसे भरे हुए पानी की सड़क से आप ही हम सबको पार करा सकते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारे बस 150 बाराती हैं। अंकित की ये बात सुनकर ट्रक वाला मान जाता है और उनके 150 बाराती 3 ट्रक में बैठ जाते हैं, जो कि मंडप तक छोड़ देते हैं। उसके बाद पूजा और अंकित की शादी धूमधाम से तेज बारिश में तिरपाल के बचाव में हो जाती है। मेरी बच्ची, ससुराल में परेशान मत होना, पहली बार सब कुछ करोगी, सब कुछ अजीब लगेगा, लेकिन संभाल लेना। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है और कुछ भी हो जाए अपना ख्याल रखना। मुझे आपकी बहुत याद आएगी मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल भी रखूंगी और ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल भी लूंगी। चलो बहू, गाड़ी में बैठ जाओ, बारिश कम हो गई, रास्ता भी साफ है। तब सभी ससुराल वाले गाड़ी और बस के द्वारा ससुराल पहुंचते हैं। बहुत प्यार से फूलों के साथ बहू का गृह प्रवेश किया जाता है। वो अपने शुभ कदम की छाप घर में छोड़ती है। भाभी, ये लहंगा तो बहुत प्यारा है, किसकी पसंद का है? वो तुम्हारी भैया की पसंद का है। मेरी बहू का इस घर में स्वागत है। तुम दोनों बच्चे थक गए होंगे, अब जाकर आराम कर लो, मैं थोड़ा मेहमानों की व्यवस्था देख लूं। जी माँ जी। बहू बेटे सोने चले जाते हैं और बाकी सब भी। अगली सुबह सुरीली अपनी बहू को उठाने जाती है। बहू, पूजा बहू, उठ जा, आज तेरी रसोई की पहली रस्म है। इतने में बहू दरवाजा खोलती है। वो नई बहू दुल्हन की तरह पहले से ही तैयार हो चुकी थी। अरे मुझे लगा तू सो रही है, लेकिन तू तो पहले से ही तैयार है। चल अच्छी बात है, ऐसे तुझे ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने का टाइम भी मिल जाएगा। ज्यादा लोग माँ जी? कुल मिलाकर घर में तो हम 6 लोग हैं, फिर भी मैं 10-12 जनों का बना लूंगी। घर पर कौन से गेस्ट आ रहे हैं? 10-12 नहीं, पूरे 150 लोगों का खाना बनाना है तुझे। 150 लोगों का? माँ जी, सुबह सुबह आप मेरे साथ मजाक करिए ना। मुझे कल रात को ही अंकित जी ने बताया था कि आप बहुत मजाकिया हैं और उनकी गुदगुदी भी करती हैं।
नहीं बेटा, तुझे सच में 150 लोगों का खाना बनाना है। हमारे कल के बाराती अपने घर नहीं जा पाए, वो यही हैं, तो तुझे खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और हम सब भी हैं ही, जल्दी तैयार कर ले। ये सुनते ही पूजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर पूजा 150 लोगों का खाना कैसे बनाएगी, जानने के लिए बने रहिए। माँ जी, पर वो लोग क्यों रुके हैं? मैं बताता हूँ बहू तुझे। दरअसल रात में फोन आया था। अरे भाई, इनको गांव ले जाने वाली बस कब आएगी, जरा देखता हूँ। मनीष कॉल करता है, इतने में ड्राइवर का फोन खुद आता है। हेलो साहब, मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं 2 घंटे पहले ही निकल गया था, लेकिन जैसे ही पुल के पास पहुंचा तो देखा कुछ लोगों की पुल टूटने की वजह से जान जा चुकी है। इस पुल को ठीक करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मनीष फोन रख के सबको खबर देता है। सारी बाराती परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, कहाँ जाएंगे? वैसे ही बारिश का मौसम है, शादी भी बारिश में हुई है। मम्मी नींद आ रही है, सोना, हम घर कब जाएंगे? मुझे भी घर जाना है, मम्मी नींद नहीं आई है। देखते हैं बेटा कब जाएंगे घर पर, अभी तो मुश्किल है। अरे आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी इतनी बड़ी हवेली है, 150 लोग आराम से रह सकते हैं। बारिश का मौसम भी है, जैसे ही पुल ठीक हो जाएगा तब आप चले जाना, फिलहाल के लिए रुक जाइए। क्या सच में दीदी? हाँ हाँ, आराम से। पप्पू बाकी नौकर से कहकर सारे रूम और बिस्तर तैयार करवा दो। इसीलिए सभी 150 मेहमान रात को यहीं रुके थे। और बहू, अब जब तक हैं तुम खाना बना लेना, हो सकता है 1-2 दिन में ही चले जाएं। हे भगवान, ससुराल की पहली सुबह आपने मुझे कैसी खबर दे दी है? 150 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? चल आजा बहू, तुझे रसोई दिखा दूं। तब सुरीली बहू को रसोई दिखा देती है। माँ जी, इस छोटी सी गैस पर छोटे बर्तन में तो 150 लोगों की चाय नहीं बन पाएगी। अरे हाँ, ऐसा कर, तू बाहर गार्डन में चली जा, वहाँ पर मैंने 3 चूल्हे बना रखे हैं। और हाँ बेटा, नाश्ते में तू। इतने में दादी आकर कहती हैं, ऐसा कर बहू, तू आलू के पराठे बना ले, साथ में चटनी, आम का अचार और चाय होगा। जिसको जैसा खाना है वो वैसा खा लेगा। जी जी दादी। और यहाँ से बहू की जद्दोजहद शुरू होती है। वो 16 श्रृंगार करके अपनी रसोई में न जाकर घर के बाहर आती है, जहाँ सुरीली ने बड़े बड़े पतीले और राशन का सामान मंगवा रखा था। और बहू अपने कमरे में साड़ी का पल्लू घुसकर बड़े से पतीले में चाय बनाने लगती है और एक बड़े से परात में आटा लगाने लगती है। दूसरी तरफ आलू उबालने रखती है। पिछले 20 मिनट से पूजा आटा ही घुमाती रहती है। इतनी देर हो गई लेकिन ये आटा है कि गुदने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ। तब जाकर वो आटा लगा पाती है। फिर आलू उबाले जाते हैं और बहू आलू छील रही होती है। इतने में उसकी नंद और सास आ जाती हैं। माँ जी, इतने सारे आलू मैं अकेले कैसे छीलूंगी? मेरी थोड़ी मदद करवा देते। हाँ हाँ, इसीलिए तो आए हैं हम। जल्दी कर सुप्रिया बेटा, आलू छिलवा दे। अरे मम्मी, मेरे से नहीं होगा ये काम, आप नौकरों को बुला देती ना। अरे नौकर होंगे तो लोग क्या बोलेंगे? बहू की पहली रसोई में नौकर बना रहे। मैं चाहती हूँ तुम्हारी तारीफ हो और किसी को बोलने का मौका ना मिले। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं। और माँ ने भी कहा था कि अपना घर और रसोई संभाल लेना। ऐसा कहकर बहू नंद आलू छीलते हैं, सास हरी मिर्च धनिया काट देती है। ले बहू, मैंने तेरा इतना काम कर दिया, अब मैं जरा मेहमानों को देख कर आऊं, तो इतने में तैयारी कर। सुप्रिया अपनी भाभी के पास रही हो। हाँ मम्मी। सुप्रिया अपनी भाभी के साथ थोड़ा काम करवाती है। इतने में बारिश आने लगती है, लकड़ियां भीग रही होती हैं। हे भगवान, बारिश होने लगी है, मैं काम कैसे करूंगी? सुप्रिया, जल्दी से पापा जी और अपने भैया को बुलाकर यहाँ ले आओ, कोई इंतजाम करवाओ यहाँ का। हाँ हाँ भाभी, मैं बुलाती हूँ। पूजा जब तक चूल्हा संभालती है, सामान ढकती है, इतने में सुप्रिया अपने भाई पिता नौकर को भेजती है, जो कि बड़ा सा तिरपाल लगाती है। बहू, अब तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई पानी नहीं आने वाला है। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। भाभी मैं अंदर जा रही हूँ, अभी मेरा नहाना बाकी है। ठीक है, तुम जाओ। सब लोग बहू को अकेला छोड़ देते हैं और फिर जैसे तैसे पूजा लकड़ियों को जलाने की कोशिश करती है। इतने में लकड़ियां तेज हवा से फिर बुझ जाती हैं, जिसे बहू दोबारा जलाती है। तब उसका देवर और चाची छाता लिए आते हैं। अरे भाभी, आलू के पराठे और चाय कब बनेंगे? सब इंतजार कर रहे हैं, और बारिश में तो ये सब खाने का मजा ही अलग है। हाँ बहू, जल्दी बना, मैं अपना लेकर जाऊं। मैं लेकर आती हूँ चाची जी, आप परेशान मत हो। फिर पूजा एक बड़े से तवे पर 6-7 आलू के पराठे बना बना कर सेकने लगती है। वहीं सारे मेहमान भी नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। अरे बहन, कब आएगी तेरी बहू? हमारा नाश्ता बनाकर आज देगी या नहीं? मौसी जी, चाची जी, मैं आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और धनिया सौंफ वाले आलू के पराठे, साथ में आम का अचार और चटनी।
अरे बहू 10-20 पराठों से क्या होगा, यहाँ पर 150 लोग बैठे हैं, सब 2-2 पराठा तो खाएंगे। तो मेरे लिए मक्खन वाला पराठा लेकर आ। और मुझे टमाटर केचप वाला चाहिए। मुझे तो टमाटो तत्ता वाला चाहिए। और बहू मेरे आलू के पराठे में ज्यादा मिर्ची डालकर मत लाना। जी जी मौसा जी, एक तो मैं अकेले बाहर बारिश में बैठकर सबके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, उसमें भी इन लोगों की फरमाइश है कि मक्खन चाहिए, मिर्च वाला चाहिए, टोमेटो केचप चाहिए। नौकर के हाथ का क्या जरा सा भी लिया हुआ नहीं खाएंगे। तब बाहर जाकर बहू और आलू के पराठे बेल कर बड़े तवे पर सेकती है और ऐसा बार बार करके सबको खिलाती है, जिससे बहू बहुत ज्यादा थक जाती है। हे भगवान, आलू के पराठे बनाते बनाते तो मेरा दम निकल गया। कैसे लोग हैं ये, जरा सा भी नई बहू पर तरस नहीं आ रहा। 150 लोगों का खाना बना रही हूँ, वो भी बारिश में। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी पहली रसोई 150 लोगों के नाम रहेगी। पैर दर्द हो रहे हैं, पसीने से भीग गई, ऊपर से ये साड़ी और गहने। बहू बिना मिर्च के बच्चों को पराठे देने जाती है। वाह चाची, तो बहुत अच्छा है, और चाहिए? ये लो बेटा और खाओ। अरे बहू, ये आम का अचार लेकर आ। अब पूजा रसोई में जाती है और आम का अचार निकाल दादी सास को देती है। अरे बहू खड़ी क्या, जाओ और जल्दी जल्दी आलू के पराठे लेकर आओ। अरे बहू, ये वाले आलू के पराठे ठंडे हो गए, बारिश के मौसम में ऐसे ठंडे पराठे खाएंगे तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। क्या गरम गरम बना कर ला। जी बुआ जी लाई। फिर बहू और आलू के पराठे बनाकर 150 मेहमानों को परोसती है। 1 घंटे बाद जाकर फ्री होती है और थकान से चूर होकर कमर पकड़कर लेट जाती है। तब अंकित उसकी कमर दबाने लगता है। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे पता है तुमने ढेर सारे 150 लोगों के आलू के पराठे बनाए हैं और फिर बाकी चीज भी होती है, जाहिर सी बात है कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए दबा रहा हूँ। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो, क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया है। एक तुम ही हो अंकित, जिसे इस घर में मेरी परवाह है। नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा बहन को भी हैं, लेकिन वो तुमसे डायरेक्ट आकर कह थोड़े सकते हैं। पूजा नाश्ता करके आराम करती है। आधे घंटे में ही 12 बज जाते हैं। बारिश अभी भी थमी नहीं थी। देवर भाभी आकर, अरे पूजा, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें तो फिर भूख लग गई है। 2 आलू के पराठे में हमारा क्या होगा? बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाकर खिला दे। ये मत समझ कि तेरी पहली रसोई की रस्म खत्म हो चुकी है। आज तो पूरे दिन तेरी पहली रसोई चलेगी। क्यों सुरीली? हाँ माँ जी, तो बहुत चाय पकौड़े फिर से बना लेना। और भाभी मुझे मिर्च की भजिया बहुत पसंद है, वो तो जरूर बनाना। क्यों नहीं क्यों नहीं। कैसे लोग हैं, शर्म नहीं आती। मेरे कमरे में मुझे ऑर्डर देने आ गए। अभी नाश्ता किए हुए मुझे 15 मिनट नहीं हुए, चैन से सांस तो लेने दो। मैंने इतना काम कभी नहीं किया जितना मैं यहाँ कर रही हूँ, वो भी 150 लोगों के लिए। बहू रसोई में जाकर बड़े बड़े परात में एक तरफ बैंगन काट के दूसरी तरफ गोभी, इतने में ससुर और मौसा आकर, अरे बहू साथ में पनीर और प्याज के पकौड़ी भी बना लेना। हाँ बहू देखो, हम और 5-10 किलो सब्जी ले आए हैं, अलग अलग तरीके के। अब 150 लोग हैं तो 1-2 किलो में तो काम चलेगा नहीं है। और ये बेसन की बड़ी बोरी भी आ गई है। जी पापा जी। उन दोनों के जाने के बाद सुप्रिया और पारुल रसोई में जाते हैं। पूजा प्याज काटने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी आंखें बहुत जल रही है। पारुल भाभी, सुप्रिया, तुम दोनों भी थोड़ी सब्जी कटवा दो, और प्याज भी। अगर मैं अकेली बैठी तो ये 2-3 घंटे में कर पाऊंगी। ठीक है भाभी, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं करती हूँ, लेकिन मैं प्याज नहीं काटूंगी, मैं पनीर काट देती हूँ और मैं आलू काट देती हूँ। अब नंद और भाभी सब्जियों को काट कर चली जाती हैं। पारुल ये सारी सब्जियां लेकर बाहर जाती है और चूल्हा जलाकर बड़ी वाली कढ़ाई में पकौड़े तलने लगती हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ। आसान आसान काम करके ये लोग चले गए और सारा काम मैं कर रही हूँ। ऊपर से और बोल रहे हैं कि बहू आज पूरे दिन तेरी पहली रसोई चलेगी। अगर माँ ने मुझे सब कुछ हैंडल करने के लिए नहीं बोला होता तो मैं इतना सब कुछ नहीं सहती। पकौड़े बनाते हुए बहू का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, इसे भी अभी जलना था। पूजा और पकौड़े बनाती है, उसके हाथ में उतनी ही जलन बढ़ती जाती है। पूजा पकौड़े बनाकर 150 मेहमानों को बार बार परोसती है और फिर चाय भी लेकर आती है। इतने में बच्चे बाहर बारिश में नहाकर घर में कीचड़ फैला देते हैं। ओहो, जरा देखो तो बहुरिया, पूरा घर गंदा कर दिया है बच्चों ने। इसकी सफाई कर वरना और गंदगी हो जाएगी। करती हूँ मौसी जी। पूजा काम गैस पर बाहर बारिश में पकौड़े छोड़कर आती है और इतने में वो पोछा लगाती है। मैं मना भी नहीं कर सकती, वरना ये काम नौकरों से करवाती। वहीं दूसरी तरफ सब पकौड़े का आनंद लेते हैं। वो बहू, तेरे पकौड़े तो एकदम धांसू हैं, मजा आ गया। हाँ बीबी जी, खाना तो आपका सच में बहुत स्वादिष्ट है।
अरे खाना अभी बहू ने बनाया कहाँ? ये तो सुबह से चाय नाश्ता चल रहा है। अभी दोपहर में 2 बजे बहू मटर पनीर, पूरी, चावल, दाल, रायता, सलाद और हलवा बना लेना 150 लोगों का। जी दादी जी, ये खाना भी मुझे अकेले ही बाहर बनाना पड़ेगा तिरपाल के नीचे। कितनी मुश्किल हो रही है मुझे खाना बनाने में, ऊपर से कीचड़, फिर लकड़ी लगाना, मेरी हालत की बैंड बजा दी है। चाय नाश्ते के बाद बहू तुरंत मटर छीलने लग जाती है, सब्जियां काटने लग जाती है और चावल हवा एक साथ बने रख देती है, जो कि तुरंत बन जाता है। उसके बाद पूरी, रायता इत्यादि भी 2 घंटे में बनाकर 2 बजे तक तैयार कर लेती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सब लोग पेट भरकर वो खाना खा लेते हैं। अरे बहू जरा और खाना देना। अब खत्म हो गया मौसा जी। अरे ऐसे कैसे खाना खत्म हो गया? अभी तो मैंने 2 पूरी ली हैं, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हिस्से का खाना कहाँ है? मैंने 3 बार बैठकर खाना खा लिया, क्या करें, बहू इतना अच्छा बनाती है। चाची चाचा मुझे भी तो आना चाहिए। बहू अगर सारा खाना खत्म हो गया तो ऐसा कर, इन लोगों के लिए कुछ और बना कर लिया। मैगी दादी, मैगी। और मैं मोमोज खाऊंगी चाची। इतने में ममता भी अपनी पसंदीदा खाना बनाती है और बहू घर के अंदर की रसोई में मैगी, मोमोज और दम बिरयानी बनाने लगती है। इतने में बाकी 150 मेहमान भी खाने की जिद करते हैं, तो बहू को बाहर की रसोई में जाकर भी 150 लोगों के लिए बिरयानी बनानी पड़ती है और उसके तुरंत 4 बजे सब लोग मीठा खाने की जिद करते हैं। बारिश के मौसम में बहू जाकर सेवई बना दे, अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। बहू सुबह से चटपटा खा लिया। हाँ हाँ बहू, अब मीठी सेवई बना ले, खूब काजू बादाम किशमिश डालकर। अब बहू के बार बार आने जाने से पैरों में दर्द हो रहा था और सूज गए थे, बीपी लो हो गया था। बेचारी ने सुबह का ही खाया हुआ था, जब से कुछ नहीं खाया, और फिर बाहर हल्की बारिश में मीठी सेवई बनाने चली जाती है। इतने में कीचड़ में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, वो कपड़े बदल कर आती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं और नहीं सह सकती। माँ को फोन करूं? नहीं, माँ परेशान हो जाएंगी। कुछ देर बाद सब मीठी सेवई खाकर, वाह बहू, मजा आ गया। देखा डॉली, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती, तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं। हाँ दीदी, बहू जरा और ला कर देना। परेशान पूजा बाहर से फिर सेवई लेकर आती है और रात तक वैसे ही परेशान रहती। कभी किसी को खिचड़ी बनाकर देती, कभी किसी को सादी दाल रोटी, तो कभी किसी और को कुछ। सोते टाइम भी सभी मेहमान दूध मांगते तो बहू को सारा काम करते हुए रात के 1 बज जाते हैं। वो सोती है और अगले दिन सुबह फिर उसे उठा दिया जाता है। अगले दिन भी बहुत बार सबके लिए नाश्ता बनाती है, थक कर अपने पर खुद ही दबाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, ससुराल से कोई भी मेरी मदद नहीं करवा रहा। इतने मेहमान में से कोई आगे आ नहीं रहा। ये नहीं कि अपना खाना भी खुद मेरे पास से ले जाए, मेरे पैर सूज गए। इतने में ससुर मेहमान रसोई की तरफ आते हैं। अरे बहू, आज कुछ पनीर चाप और चटपटा बना लेना। जी दादी। ऐसा कहकर मेहमान लोग चले जाते हैं। बहू अकेले ही बाहर बारिश में फिर से खाना बनाती है, जिसमें वो फिसल भी जाती है और पैर में और चोट लग जाती है, लेकिन घर में किसी को कुछ नहीं कहती। बारिश में आना जाना करने से वो भीगकर बुखार में आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। बस अब और ये बदन दर्द, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैरों से जान निकल गई है। काम करने से मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं भी थकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं। अगर एक बार कोई कह देता बहू बैठ जा, मैं बना देती, तो शायद ये आंसू नहीं आते। किसी को भी एक बार एहसास नहीं हुआ कि एक बहू एक टांग पर 150 लोगों का खाना बना रही है, उसमें सबके मन का कर रही है। पूजा की ये बातें 150 मेहमान और पूरे परिवार वाले सुन रहे थे। बहू के दर्द को देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं और शर्मिंदा होते हैं। हमने तुझे अकेला काम करने के लिए छोड़ दिया, बता क्या काम है, हम सब करवा देते हैं। और मैं रोटी बनवा देती हूँ, और मैं सब्जी बना देती हूँ। अब क्यों आई हैं आप सब? जब मैं सुबह से रात तक अकेली सब करती रही, तब किसी को मेरी याद नहीं आई। अब तो लगभग सारा काम हो चुका है, तो अब रहने दीजिए। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। और माँ जी, आपने भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। गलती हमारी थी, हम मेहमान बनकर बैठे रहे। हाँ भाभी, हमें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन बस अपनी माँ का खाना बनवाया। और मैं तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैंने तुझे इन सब में अकेला छोड़ दिया। इतने में चंद्रवती अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर बहू को पहना देती हैं। जानती है तुझे ये क्यों पहनाया है? क्योंकि सिर्फ एक तू ही है जिसने पहली रसोई बहुत शिद्दत से निभाई है, वरना अच्छी अच्छी बहू हार जाती है। पर तूने 150 लोगों का खाना खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अच्छी बहू वही जो बिना शिकायत सब सह ले। अच्छा परिवार होना भी जरूरी है जो बहू का दर्द समझे। सभी 150 रिश्तेदार बहू से माफी मांगते हैं। अगले दिन सभी मिलकर रसोई संभालते हैं। कोई सब्जी काटता है, कोई रोटी बेलता है, कोई बर्तन धोता है। बहू पहली बार मुस्कुराकर चूल्हे से हटकर परिवार के साथ बैठकर गरम चाय पीती है और अगले 1 हफ्ते तक सब मिलकर काम करते हैं और पुल बन जाने पर सारे रिश्तेदार वापस अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर बहू की जगह आपको 150 लोगों का खाना बनाना पड़ता तो आप क्या करते? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।